नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। पंचायत की राजनीति में इस बार सोशल मीडिया का भी बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है। आए दिन वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही एक वीडियो पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र से सामने आया है, जहां मुखिया पद के उम्मीदवार के बेटे और उनके समर्थक ऑर्केस्ट्रा गर्ल्स के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो नरकटियागंज के केसरिया पंचायत का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद पंचायत के निवर्तमान मुखिया ने अपने घर पर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया था। हालांकि मुखिया पुत्र ने सफाई में कहा है कि ये वीडियो 1 साल पहले उनके घर पर आयोजित बर्थडे पार्टी का है, लेकिन किसी ने साजिश के तहत पंचायत चुनाव से पहले उसे वायरल कर दिया। आरा में माले नेता गोपाल प्रसाद के बेटे की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपराधी घटना को अंजाम देने के बाद मठिया मोड़ होते हुए नवादा इलाके की ओर भाग गए। भागने के दौरान अपराधियों की बाइक की पेट्रोल खत्म हो जाती है। एक अपराधी बाइक को धकेलकर नवादा थाना क्षेत्र के मोती महल के सामने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंचा, फिर नवादा मोहल्ले की तरफ भाग निकलते हैं। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में 10 लोग शामिल हैं। मुख्य आरोपी थे, उन्हें हमने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया। बाकी भी जो है लगातार छापेमारी हो रही है और उन्हें भी पकड़ा जाएगा। हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें, बुधवार की सरेशाम हथियारबंद अपराधियों ने सदर अस्पताल के मेन गेट पर माले नेता गोपाल प्रसाद के बेटे विजय कुमार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। अवैध बालू खनन को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। अवैध व्यापार को खत्म कर देने का दावा किया जा रहा है, पर आज भी पटना में अवैध बालू का खनन और व्यापार जारी है। सुबह से ही गंगा से बालू निकालकर ट्रैक्टर के जरिए उसे ढोया जा रहा है। राजधानी के बाईपास में बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों से अवैध तरीके से बालू की ढुलाई की जा रही है और देखने वाला कोई नहीं। ये पटना का बाईपास है और पटना के बाईपास में आप जरा देखिए कि सैकड़ों ट्रॉली जो है ट्रैकर की जो है वो ट्रैक्टर लगी हुई है और सब पे बालू जो है वो अवैध तरीके से लाया गया है और यहाँ पे एक ट्रैक्टर से दूसरे ट्रैक्टर पर भरकर वो दूसरे जगह भेजा जा रहा है। बालू के उठाव की राजधानी पटना से आई तस्वीरें प्रशासन के साथ ही खनन विभाग को भी मुंह चिढ़ा रही है। औरंगाबाद में 11 करोड़ 72 लाख की बालू चोरी का नया मामला सामने आया है, जिससे अधिकारियों और बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। लगातार मिल रही बालू चोरी की शिकायत पर खनन पदाधिकारी ने जब बालू के स्टॉक की जांच की तो पाया कंपनी ने 22,47,700 घन फीट बालू को बिना ई चालान के ही बेच दिया। इस मामले में बारुन थाने में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है, जिसमें 11 करोड़ 72,50,000 रुपए के सरकारी राजस्व की चोरी का आरोप लगाया गया है। विशेष टीम का गठन किया गया है, चूंकि ये एक आर्थिक अपराध है, तो इसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसका सत्यापन किया जा रहा है विशेष टीम द्वारा और उसमें लगातार कार्रवाई की। हाल के दिनों में बालू चोरी का ये दूसरा बड़ा मामला है। कुछ दिन पहले ही बालू खनन का ठेका लेने वाली कंपनी आदित्य मल्टीकॉम पर 37 करोड़ से भी अधिक की बालू चोरी का मामला सामने आया था, जिसकी जांच चल रही है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज इस वक्त लाइव जुड़े हैं और तारकिशोर प्रसाद पर जो आरोप लगे हैं उस मामले पर वो हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी हैं। तारकिशोर जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आप पे कई गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने आरोप लगाया कि आपने अपने रिश्तेदारों को जल नल योजना में ठेका दिया। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिसमें
नल जल योजना पर अखबार की टिप्पणी थी और उसी क्रम में मेरा भी उल्लेख किया गया था। आपको बता दें कि 2005 से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब बिहार के चौतरफा विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बीच के 1-1.5 साल के प्रसंग को छोड़ दिया जाए तो हम सबों ने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कई क्षेत्रों में हम सबों ने शिक्षा कई हम लोग मुकाम बनाए हैं। और उसी क्रम में जो नल जल योजना है 7 निश्चय का जो एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा रहा है और यह समय पर पूरा हो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रयत्नशील रहे हैं और जहां और यह योजना आज सफल हो रही है। लगभग हम लोग लक्ष्य को छूने के करीब आ गए हैं। तो अचानक इस बात का जिक्र करना कि कटिहार जिला में 2800 यूनिट लगना था और उसमें मात्र मेरे पुत्र और पुत्रवधू ने मात्र 4 यूनिट का काम की योजना को इन लोगों ने नवंबर 2019 में अवार्ड हुआ। वो विहित जो निविदा की प्रक्रिया है उसमें भाग लेकर अवार्ड हुआ और 1 वर्ष पहले योजना पूरी भी हो गई और आज 1 वर्ष से ये 4 यूनिट के द्वारा उस संबंधित वार्ड में जल और एक जो और इसके साथ आरोप लगा है कि वहाँ 2 कंपनियां और काम कर रही हैं। वैसे तो कई कंपनियां काम कर रही हैं लेकिन उसमें आरोप ये भी है सर कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो आपके साले और दामाद की है। नहीं तो आपको बता दें मुझे तो बड़ा हंसी आती है उनके इस बयान पर कि ये जो 2 कंपनी है, कंपनी का नाम जो आया है उसमें ना मेरे परिवार का और वो आज भी भागलपुर में अपना कारोबार करता है, इसलिए उसमें मेरे ससुराल का भी कोई जुड़ाव नहीं है। वैसे यह तो निश्चित तौर पर जान लीजिए कि बिहार का कोई भी व्यक्ति अगर जो सरकार का वैधानिक प्रक्रिया है उसके नाते अगर कोई निविदा को प्राप्त करता है और कार्य को जो गुणवत्ता का मानक है और जो विहित प्रक्रिया है उसके अंतर्गत अगर वो उस काम को पूरा करता है तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्तिजनक बात हो। और इस तरह की बातें अनावश्यक उठाई जाती है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और है क्या कि अभी वो स्वयं क्यों घबराए हुए हैं। लगातार माननीय न्यायालय के आदेश से जो प्राथमिकी दर्ज हुई है तो उसके कारण जो उनकी बौखलाहट है उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी है ना कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनके पास कोई अनुभव नहीं था, अनुभवहीन कंपनी को दे दिया गया। नहीं देखिए वो तो निविदा की अपनी प्रक्रिया होगी। अब उसमें उसका क्या प्रक्रिया है उसके मुझे नहीं पता है, लेकिन 1 साल पहले योजना आज भी चल रही है और योजना से हमारे वो चारों जो वार्ड के हमारे ग्रामीण हैं वो उससे लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिस समय डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी उस समय उन्होंने आपके परिवार वालों को ये टेंडर दिया। देखिए ये सब बेतुके आरोप का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है। और आप डिप्टी सीएम को इस वक्त सुन रहे थे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने प्रेस रिलीज जारी की और तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। आप चलिए फिर से देखते हैं खबर 1 मिनट। शराब कारोबारियों के खिलाफ वैशाली पुलिस ने बड़ा अभियान चला रखा है। हाजीपुर की गंगा ब्रिज थाना की पुलिस ने पिछले 1 महीने में 1300 कार्टन विदेशी शराब की खेप जब्त की थी। करीब 80 लाख रुपए की शराब को पुलिस ने थाना परिसर में नष्ट कर दिया। जेसीबी भी शराब के अवैध धंधों को लेकर लगातार सक्रिय है। गंगा ब्रिज थाने में इकट्ठा की गई जब्त विदेशी शराब को इसी कड़ी के तहत नष्ट किया गया। बीते 1 महीने से कई इलाकों से देसी शराब की कई भट्टियां ध्वस्त की गई। राघोपुर, दियारा हो या फिर दूसरे इलाकों की बात तो वहीं पुलिस की सख्ती से धंधेबाजों में हड़कंप भी मचा हुआ है। 18 सितंबर को लातेहार के शेरेगढ़ा में करमडाली विसर्जन के दौरान करने वाले थे। फोन पर यह बातचीत उसी दिन की बताई जा रही है। हालांकि बंधु तिर्की मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं देने की बात कह रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा इसको तूल देना नहीं है। ऑडियो क्लिप में डीसी बार बार मुसलमान शब्द का जिक्र कर रहे हैं, जो जिले के प्रशासनिक प्रमुख पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मुसलमान जो है काफी नाराज है।
हटिया डैम का जलस्तर 39 फीट तक पहुंच चुका है, जिसके चलते डैम के फाटक खोलने को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। हटिया डैम की ये स्थिति करीब 10 साल के बाद बनी है। 2017 में हटिया डैम में 37 फीट पानी भरा था, लेकिन इस साल डैम के ओवरफ्लो की स्थिति में पहुंचने के कारण अधिकारियों के भी पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि इस डैम के फाटक पुराने और काफी जर्जर हो चुके हैं। यही नहीं, हटिया डैम के कई पार्ट्स की चोरी भी हो चुकी है। ऐसे में डैम खोलने के प्रयास पहले भी नाकाफी साबित हो चुके हैं। सवाल यही है, तबाही मच सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। झारखंड के कई जिलों से हाथियों के उत्कोलबा और बानो इलाके में हाथियों ने डेरा जमाया हुआ है। कई बार हाथियों का झुंड गांव में जाकर उत्पात मचाता है। ग्रामीण वन विभाग से इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। बावजूद इसके इलाका है जो हाथी का विचरण करने का इलाका है, जो उधर से खूंटी से विचरण करते हुए वो सरंडा तरफ चले जाते हैं, चाईबासा के जंगलों में चले जाते हैं। हाथियों का झुंड आए दिन कई गांवों में आ धमकता है और ग्रामीणों को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने के लिए कोई पहल नहीं की जाती। क्षति का आकलन और मुआवजा देने के बाद ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं पहुंचने को लेकर स्थायी समाधान किए जाने की। नाव पर सवार पुलिस कर्मियों की टीम किसी अपराधी को अरेस्ट करने नाव से नहीं जा रही, बल्कि पुलिस की टीम तो पंचायत चुनाव को लेकर दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष तौर पर तैनात की गई है। ये नजारा है कुशेश्वर स्थान का, जो इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। सड़कें पानी में डूबी हुई है, तो पुलिस नाव के जरिए ही गश्ती कर रही है। पुलिस नाव के सहारे अपराधियों और फरार वारंटियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा हमारा जो कुशेश्वर स्थान का दियारा क्षेत्र है, वहाँ पर हम लोगों की विशेष नजर है। कुशेश्वर स्थान के कई पंचायत अब भी बाढ़ की पानी से घिरे हैं। आज भी लोग यहाँ नाव के जरिए ही रोजमर्रा के काम के लिए मजबूर हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। आपको बता दें, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में 12 दिसंबर को आखिरी चरण में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। लोहरदगा शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बॉक्साइट डंपिंग से होने वाले प्रदूषण और परेशानी की समस्या अब खत्म होने वाली है। जिले के शहरी इलाके से इस डंपिंग यार्ड को हटाकर कूड़ू के बड़की चांपी में ले जाया जाएगा। इसे लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें, बीते 110 सालों से लोहरदगा शहर के लोग बॉक्साइट डंपिंग से होने वाले प्रदूषण और दूसरी समस्याओं से परेशान थे। लोग लगातार डंपिंग यार्ड हटाने की मांग भी कर रहे थे। सरकार के दबाव से, पर्यावरण विभाग के दबाव से अब ये बड़की चांपी में साइडिंग दे जा रहे हैं। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के रेलवे साइडिंग में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से बॉक्साइट का डंपिंग कर उसे रेलवे के जरिए मूरी प्लांट भेजा जाता है। ये काम पिछले कई दशकों से चला आ रहा था। लोहरदगा में रेल की शुरुआत 1911 में हुई और तब से लेकर आज तक ये काम जारी था। लेकिन सरकार के आदेश से अब शहरी इलाके में प्रदूषण से लोगों को निजात मिल जाएगी। मुजफ्फरपुर के मुरौल प्रखंड में बिहार का पहला डिजिटल कॉरिडोर बनने जा रहा है। जब वो कॉरिडोर बनकर रेडी हो जाएगा तो मुरौल प्रखंड की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। चाहे इलाज कराना हो या फिर स्कूल में एडमिशन की दरकार हो, नौनिहालों की सेहत की जानकारी लेनी हो या फिर जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाना हो, बस मोबाइल नंबर बताइए, आपका हर काम चुटकियों में हो जाएगा। लेकिन डिजिटल दुनिया से दूर मुरौल प्रखंड की जमीनी हकीकत बेहद कड़वी है। पिलाकी पंचायत में करोड़ों रुपए खर्च करके बना अस्पताल सालों से वीरान है, तो कई स्कूल बगैर टीचर के चल रहे हैं। सड़कों की दुर्दशा से मुसाफिर परेशान हैं, लेकिन जब डिजिटल कॉरिडोर का द्वार खुल जाएगा तो मुरौल की हर दुख तकलीफ पलक झपकते अफसरों तक पहुंचेगी और उसका समाधान भी ऑन द स्पॉट हो जाएगा। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है।
पटना में भी राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। दिनकर गोलंबर पर आयोजित समारोह में पटना के जिलाधिकारी ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिनकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जन्म जयंती पर सादर नमन। देश और समाज को राह दिखाने वाली उनकी कविताएं हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। राष्ट्रकवि की जन्मस्थली बेगूसराय के सिमरिया में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए। इस दिनकर की धरती में अभी तक जो साहित्य की गंध नहीं कर रही, उससे का जब मुझे एहसास हुआ। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर मानव श्रृंखला मनाई और राष्ट्रकवि के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी, द अनटोल्ड स्टोरी। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। राहत थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ऐसी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान 2 बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं, यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में हैं। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी कोदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई।
सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा। लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया। लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है। जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था। लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है। लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है।
सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर हैं। जी, बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के बाढ़ पीड़ितों के सामने मवेशियों के लिए चारे की समस्या बड़ी है। कुल मिलाकर फिलहाल लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही। माचागढ़ प्रखंड के गौसिया पंचायत के वार्ड नंबर 14 का हाल बुरा है। यहाँ पर सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बाढ़ प्रभावित गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। डीएम और एसपी भी लगातार तटबंधों पर निगरानी रख रहे हैं। सबसे मुश्किल है कि आने जाने के लिए सिर्फ नाव ही सहारा बचा है। गंडक के निचले इलाकों में लगातार पानी फैल रहा है। बगहा में गंडक नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,20,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। बरसात के दिनों में ये जलस्तर सामान्य माना जाता है। जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। रात थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा एथी हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके